हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाली है कि जो रीजनिंग है, जिसे कुछ लोग इंटेलिजेंस भी कहते हैं, इसके अंदर हमने काफी कुछ चीजें डिस्कस करी थी और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर हमने डिस्कस किए थे बोर्ड मास से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट, और आप सभी लोगों ने बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड में पढ़ा था, उसके नोट्स भी आप लोगों ने बनाए थे। इससे पहले कि मैं अगले चैप्टर्स के बारे में बात करूं, हमेशा की तरह आपको रूल्स याद दिलाना चाहूंगा। भाई, अगर आप हर दिन मेरे रूल्स को फॉलो करते हुए चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हो ना, यकीन मानो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, अगर इन बातों को आपने फॉलो कर लिया ना कि यार जब भी आप पढ़ने बैठो आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए, जो पढ़ाया जाए उसे लिखो, खुद के नोट्स बनाओ, वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस्ड रहना है, इसके साथ साथ जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करना है, और साथ ही साथ क्लास के बीच में जो होमवर्क, जो क्वेश्चंस पेपर दिए जाते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन में आपको वर्कशीट दी जाती है सॉल्व करने के लिए, अगर आप उसे भी सॉल्व करते हैं और डेली का होमवर्क डेली आप करते हुए निकलते हुए हैं और इसी तरीके से वीडियो देखते समय फोकस्ड रहते हैं, और जो आपको ट्रैकिंग सीट दी जाती है अगर आप उसको भी फिल करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन जितना आसान आपको लगता है उतना है नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो एक जगह पर टिकता नहीं है। हम कभी ये चीज देखते हैं, कभी दूसरी चीज देखते हैं, हमें लगता है यार ये सर हमें अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, वो सर हमें अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, इनकी ये चीज बेकार है, वो चीज कमी है। देखिए, आपको है ना बेस्ट देखना है। आपको अगर मेरी बात समझ आ रही है, किसी से भी पढ़िए भाई, वो रूल्स फॉलो करिए जिससे भी पढ़ रहे हैं आप, राइट। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। अपनी कॉपी के अंदर सबसे पहले तो लिखिए चैप्टर नंबर 17 इंटेलिजेंस का, जिसके अंदर हम मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये क्या होता है मैथमेटिकल रीजनिंग? आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, रेशियो प्रोपोर्शंस पढ़ा है आपने, एजेस वाले क्वेश्चंस पढ़े हैं, पूरी रीजनिंग के साथ हम सॉल्व करेंगे। आपका लॉजिक कितना काम करता है इसके बारे में क्वेश्चंस हम करेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट ना समझते हुए क्वेश्चंस करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो एक पूरा एक रिवीजन के जैसा होगा कि यार आपके सामने रेशियो प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चंस आ रहा है, आपके सामने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का क्वेश्चंस आ रहा है, एजेस वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, एवरेज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं इस मैथमेटिकल रीजनिंग में, यानी कि मैथ्स भी होगी और रीजनिंग भी होगी, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सैनिक स्कूल का ऑफिशियल सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये मैथ के पूरे टॉपिक्स, इस टॉपिक को सर्च करोगे द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के साथ में रेशनल नंबर द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी, लीनियर इक्वेशन द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी या लीनियर इक्वेशन टारगेट बैच, पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशंस पे भी जाकर के पूरा कोर्स को अवेल कर सकते हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो सोशल स्टडीज हो, साइंस हो, सारे के सारे आपको चैप्टर्स मिलने वाले हैं। ये देखिए, ये हमने पूरा आपको कंप्लीट कराया है रीजनिंग के अंदर। इस अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखोगे कि लास्ट जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था मैथमेटिकल ऑपरेशन डिस्कस करा था, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो चलिए मैथमेटिकल रीजनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम क्यूब को डिस्कस करेंगे और डाइस, क्यूब के साथ में डाइस को डिस्कस करेंगे। यहां पे डाइस होने वाला है, क्लियर है। क्यूब और डाइस को डिस्कस करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपकी रीजनिंग क्या कहती है इस क्वेश्चन के प्रति, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए
द मीन एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 27 ईयर्स। ठीक है, फादर और सन की जो मीन एवरेज है एज की वो हमें दी हुई है 27 ईयर्स, राइट। इसके अलावा फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये कि द मीन एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 27। हम मान लेते हैं फादर और सन का, हम क्या मान लेते हैं कि जो फादर है और जो सन है, ठीक है, इनका मीन मतलब इनकी जो मीन एज है वो कितनी हो जाएगी, वो है 27 ईयर्स। तो आप ये कह सकते हो कि सर पहली जो बात लिखी हुई है उसको तो हमने समझ लिया कि फादर और जो सन है उसका जो मीन एज है मतलब एवरेज जो है 2 से डिवाइड कर दिया, सम करके 27 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर फादर और सन का जो एज होगा वो होगा 54 ईयर्स। मतलब 54 ईयर्स किसका होगा, फादर और सन का एज होगा। देखिए इन सबको प्लस करने पर 54 आ रहा है, ये भी 54 आ रहा है, ये भी 54 आ रहा है और इसको भी प्लस करने पर 54 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, आगे के क्वेश्चन में जैसे हम पढ़ रहे हैं बोल रहा है कि 18 साल बाद जो फादर है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज सन, 18 साल बाद, यानी कि f प्लस 18, f प्लस 18, 18 साल बाद। जो सन है वो भी 18 साल बाद s प्लस 18 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि 18 साल बाद पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो जो पिता की उम्र है ना उसके बेटे की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, उसके बेटे की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। क्या आपको क्लियर समझ आ रहा है, उसके बेटे की उम्र से 2 गुनी कर दी मैंने, 2 टाइम्स हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखिए। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि f प्लस 18 इक्वल टू 2s प्लस 36, f प्लस 18 इक्वल टू 2s प्लस 36। अब f s को एक तरफ कर लो तो क्या हो जाएगा, f माइनस 2s को इस तरफ लाओगे तो माइनस का 2s हो जाएगा, इक्वल टू 36 पहले से ही है, 18 उधर ले जाओगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा 18, हो जाएगा f माइनस 2s। तो f की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 2s। ठीक है, अब ये जो f है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, कहां से फाइंड आउट करेंगे, यहां से फाइंड आउट करेंगे। अगर हम यहां से f की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 54 माइनस s होगा, 54 माइनस s। चलिए 54 माइनस s यहां पे रख देते हैं, 54 माइनस s रखते हैं, 54 माइनस s इक्वल टू 18 प्लस 2s। 54 माइनस 18 हो जाएगा इक्वल टू 2s प्लस s, तो ये 3s हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा 3s, और इसमें से कितना हो जाएगा 36, सो 36 इक्वल टू 3s। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो सन की एज कितनी आ गई 12 ईयर्स, सन की एज कितनी आ गई 12 ईयर्स, राइट। 12 ईयर्स सन की एज आ गई। और अगर हम फादर की एज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 54 में से 12 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42। तो फादर की कितनी आ जाएगी 42 ईयर्स, फादर की कितनी आ जाएगी 42 ईयर्स। क्या आप समझ पा रहे हो, लॉजिक के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना जो बेसिक अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, हमें उसी पे ही फोकस करना है, बेसिक अप्रोच पे ही क्वेश्चंस पे फोकस करना है। आसानी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके क्वेश्चंस आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो, आपका लॉजिक, आपकी रीजनिंग क्या कहती है,
उस पे ध्यान देना है, राइट। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बनने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। इफ, यदि, एन आर्टिकल, कोई वस्तु, सोल्ड फॉर 178 एट द लॉस ऑफ 11%, मतलब ये हुआ कि अगर कोई जो आर्टिकल है, कोई वस्तु है, उसकी जो अगर कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूं कि 100% है, कितनी है, 100% है, बोल रहे 11% के लॉस पर बेचा जाता है, राइट। 11% के लॉस पर बेचा जाता है, इसका मतलब कि जो उसकी सेलिंग प्राइस है इससे 11 कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये 89% पे बेचेगा। कितने परसेंट पे बेचेगा, 89% पे बेचेगा। अगर कोई आर्टिकल है जिसकी कीमत 100 रुपए है, तो 11% का लॉस का मतलब हुआ कि वो 89% पे बेचेगा, 89 रुपीज में बेचेगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है भाई, क्वेश्चन में ये लिखा है कि व्हाट वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट 11%। बोल रहा है कि उसके सेलिंग प्राइस में, जो सेलिंग प्राइस है, बोल रहा है कि 11% का प्रॉफिट उसको कमाना है। कितने का, एक वस्तु को 11% की हानि पर 178 रुपए में बेचा जाता है, तो 11% लाभ अर्जित करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि ये 178 रुपीज में बेचा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 89% की वैल्यू है ना, जो 89% की वैल्यू है ना, वो किसके बराबर है, वो बराबर है 178 के। तो आप पूछोगे सर 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप ये आसानी से निकाल सकते हो 178 डिवाइडेड बाय 89। सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2। मतलब 1% की जो वैल्यू होगी वो 2 रुपए के बराबर होगी। ठीक है, लेकिन हमें चूंकि 11% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 111% हमें फाइंड आउट करना है। 100% पे तो इसकी कॉस्ट प्राइसिंग हो गई, 11% का लाभ कमाना है तो 11% प्लस कर देंगे, यानी कि 111% की वैल्यू निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहां पे हमें 111% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 111% की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, 111 मल्टीप्लाइड बाय 2, 222 रुपए में बेचेगा, 222 रुपए में बेचेगा ये। ठीक है, 222 रुपए में बेचने पर उसे 11% का प्रॉफिट होगा। अगर वो 178 में 11% के लॉस पर बेच रहा है तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा, 222 रुपए में बेचना पड़ेगा, ताकि उसे 11% का प्रॉफिट हो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मैंने 2 क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, अब हम बात करेंगे इसकी इस वाले क्वेश्चन के बारे में। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अपनी कॉपी निकालिए, लिखिए इस क्वेश्चन को। द फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें फाइंड आउट करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन हमें फाइंड आउट करना है, राइट। चतुर्थ समानुपातिक ज्ञात करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, चीजें बहुत आसान होगी। देखिए प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर ये जो A इंटू D का मल्टीप्लीकेशन होता है वो B और C के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, राइट। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, एक्सट्रीम टर्म्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो मिड टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। क्लियर है। यहां पे हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी। सर आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, A अपॉन बी इक्वल टू C अपॉन डी। सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। बातें क्लियर हो रही होंगी। अब यहां पे लिखा हुआ है 4, 5, 16 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करिए। चलिए, यहां पे 4 है, यहां पे 5 है, यहां पे 16 है, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे कुछ भी नहीं है तो x मान लेंगे, तो 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 16। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 जा क्या हो जाएगा 16। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, 5 इंटू 4 20 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया है, भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। इसमें भी चौथा अनुपातिक ज्ञात करना है, मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट में। चलिए करिए, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए भाई। खुद से सॉल्व करिए। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या है इसका आंसर, देखिए 3, 7 और 9 का फोर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है 3:7 प्रपोर्शन 9 और x। बहुत सिंपल है, 3 और x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे जो कि बराबर होगा 7 इंटू 9 के। सर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9 हो गया। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 21। तो हम कह सकते हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। कर लो, डाउनलोड कर लो। एक साथ चलो, थर्ड वाले क्वेश्चन को बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लग रहा है फिर से रिपीट हो चुका है। चलिए फिर से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग खुद, अगर आपको समझ आ गया तो आसानी से आप बता सकते हो कि सर फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा x होगा, 4 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 16। चलिए इस क्वेश्चन में ना एक चीज मैं करता हूँ, चेंज करता हूँ वैल्यू, फिर देता हूँ आपको, क्योंकि यहां पे अगर 20 होता, यहां पे अगर 20 होता तो आंसर क्या हो जाता बताइए। तो अब 20 का यहां पे कर लो, यहां पे 20 कर लो और मुझे बताओ कि आंसर क्या हो। इस ऑप्शंस में से होगा या फिर डिफरेंट आंसर्स भी हो सकता है। तो फिर वही करेंगे सर, 4 इंटू एक्स, चूंकि आपने बोल दिया है कि 5 इंटू 20 करना है सर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 जा 20, 5 5 जा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25। सो 25 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत आसान है। करेक्ट, एक वैल्यू चेंज करिए, आंसर चेंज हो गया। अगर यहां पे 16 होता तो आंसर 20 आता। करेक्ट, ये ऑप्शन ए होगा चेंज करने के बाद। चलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। अ फादर टेल्स हिज सन, एक पिताजी हैं जो अपने बच्चे से कहते हैं, आई वॉज 3 times योर प्रेजेंट एज वेन यू वर बॉर्न। जब आप पैदा हुए थे तो आपकी जो अभी प्रेजेंट एज है उसका मैं 3 गुना था। ठीक है,
इफ द फादर प्रेजेंट एज इज 48 ईयर्स तो हाउ ओल्ड वॉज द 4 ईयर्स एगो, तो वो लड़का 4 साल पहले कितने साल का हुआ होगा। देखिए अगर हम ये मान लें कि लड़के की जो उम्र है वो x, कितनी है x, जो सन है वो उसको मैंने s मान लिया, तो फादर क्या कह रहे हैं भाई, फादर ये कह रहे हैं जो सन की उम्र है उसको मैंने x मान लिया, चलो भाई x मान लेते हैं, ठीक है। तो फादर ये कह रहे हैं कि जब भैया पैदा हुए थे ना तो जो आपकी अभी प्रेजेंट उम्र है उसका मैं कितना था, 3 टाइम्स था। एक पिता अपने बेटे से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र में से 3 गुनी थी, तो अभी जो उसकी वर्तमान उम्र है उसको हमने x मान लिया, ठीक है। और जो फादर की एज है अभी वर्तमान में वो 48 ईयर्स है। अभी करंट में जो पिता की उम्र है वो 48 ईयर्स है। इसका मतलब ये समझ आ रहा होगा आपको कि x प्रेजेंट एज है, पिता की कितनी हो जाएगी 3x, इसका 3 गुना, इसकी उम्र कितनी है 48 ईयर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 क्या 12 ईयर। जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 3 गुनी थी। यदि पिता की उम्र वर्तमान उम्र 48 ईयर है तो 4 वर्ष पहले लड़के की उम्र कितनी थी, तो 4 साल पहले लड़के की उम्र फाइंड आउट करना है। क्योंकि वर्तमान में जो लड़का है वो अभी 12 साल का है, तभी तो वो बोल रहा है कि तुम्हारी आज से, अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो मैं उसका 3 गुना था। कब 4 साल पहले, सॉरी हाँ उसका 3 गुना था। तो अभी वर्तमान में उसकी उम्र कितनी होगी, अभी तो प्रेजेंट में लड़का वो 12 साल का है, तो 4 साल पहले 4 इयर्स अगो 4 साल पहले वो लड़का कितने साल का होगा 12 माइनस 4, मतलब वो 8 साल का रहा होगा, 8 साल का रहा होगा, करेक्ट। तो 4 साल पहले लड़की की उम्र कितनी थी 8 साल थी, 8 इयर्स थी, कितनी 8 इयर्स होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। हमने प्रेजेंट एज x मानी और पिता की प्रेजेंट एज उसकी जो कि 3 गुनी है तो 3x मानी। अब दोनों का जो सम है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि उसकी जो प्रेजेंट एज है पिता की वो 48 इयर्स है, राइट। तो इसका 48 इयर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ पोल इन 12 सेकेंड, तो हमको बताना है किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या होगी। सबसे पहले तो हमें देखनी है उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है। तो सबसे पहले स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आप सभी को पता है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो लिखा हुआ है कि यहां पे मीटर लिखा हुआ है और यहां पे सेकंड लिखा हुआ है। हमें कोई भी यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसकी स्पीड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो 150 मीटर लॉन्ग और 12 सेकेंड्स, ये हो गया। चूंकि यहां पे किलोमीटर पर आवर में पूछा है, चूंकि यहां पे किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम 18/5 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 18/5 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसमें। तो 150/12 इंटू 18/5, 5 3 जा 15, 30 हो गया, राइट। इसी तरीके से हम कैंसिल आउट करते हैं, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 और 2 से ये 4 बार में
क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। गलत हो रहा है क्या? ओ यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे 18/5 लिखना था, मैंने 8/5 लिख दिया। चूंकि हमें चेंज करना है, ये मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर को चेंज करने में 18/5 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 6 से करते हैं, 6 2 12, 6 3 18। ठीक, अब इसको हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 450 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने स्पीड फाइंड आउट किया, क्योंकि स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में दी हुई है। यहाँ पे जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में दी हुई थी, इस मीटर पर सेकंड को हमने चेंज किया किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सॉरी 18/5 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्लियर है? चलिए तो आगे चलते हैं। What number is as much more than 10 as it is less than 1 half of that from which 50 is 10 less? कौन सी संख्या 10 से उतनी अधिक है जितनी उस संख्या के आधे से कम है, जिसमें 50 में 10 कम है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, इस व्हाट इज द नंबर इज एज मच मोर देन 10 लेस देन हाफ ऑफ 50 एंड 10, 50 इज 10 लेस। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो क्या है, लेट द नंबर टू बी x। क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और सॉल्व करेंगे। हमने मान लिया कि जो नंबर है वो x है, ठीक है, x है नंबर, ठीक है भाई, क्या है x है। कौन सी संख्या 10 से उतनी अधिक है जितनी उस संख्या के आधे से कम है? 10 से उतनी अधिक है जितनी की उस संख्या से आधे कम है, ठीक है। अब बोल रहे कि लेस देन 10, 10 लेस इज 10 लेस, 10 कम है। तो सबसे पहले इस संख्या में से मैंने 10 को कम कर दिया, इस संख्या में से मैंने 10 को कम कर दिया। क्या यहां तक मेरी बात समझ आ रही? क्या आपको ये मेरी बात समझ आ रही है? अब यहां पे देखिए, कौन संख्या 10 से उतनी अधिक है जितनी उस संख्या के आधे से कम। अच्छा, उस संख्या के आधे से कम बोल रहा है, ठीक है, आधे से कम, यानी कि 10 मोर देन पूछा है और 50 विच इज 50, हाफ ऑफ द नंबर दैट नंबर विच इज 50 लिखा है, जिसे 50 में इट इज लेस देन 1/2 दैट फ्रॉम विच 50।
तो 50 जो लिखा हुआ है 50 मोर देन 10 प्लस 10 हाफ हाफ हो गया, हाफ ऑफ दैट फ्रॉम हाफ लेस, उतनी कम, आधे से कम, आधे से कम हो गई संख्या x, वही संख्या को कम कर दी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। क्वेश्चन इंग्लिश वाला पढ़ोगे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। 10 लेस 50 था, which 50 is more than 10, half of that from, इसके हाफ में से उस नंबर को कम कर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, थर्टी माइनस 2x इधर आएगा, फोर एक्स इज इक्वल टू 80, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 80/4, 20 आ गई। x की वैल्यू क्या हो गई 20, x की वैल्यू 20 होगी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करिए, क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 20। चलिए एक एज वाला क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। Six years ago, Raju age was 2 years less than half of his brother age, which was 20 years. What is his present age? बोल रहे कि 2 years less than half his brother age, which is 20 years. उसकी ब्रदर की उम्र दी हुई है 20 years। तो क्वेश्चन बहुत क्लियर समझ आ रहा है कि उसकी ब्रदर की एज ट्वेंटी ईयर दी हुई है। 6 years ago राजू इज एज वॉज 2 years लेस देन, 2 years लेस किसके, उसके ब्रदर की हाफ का। तो हम ये मान लेते हैं कि राजू की जो उम्र है वो तो x है, तो 20 का हाफ 2 से डिवाइड कर दिया, 20 का हाफ हो गया। जब हमने 20 का हाफ फाइंड आउट कर लिया है तो हमें देखना है कि जो राजू की एज है जिसको कि हमने x माना है 2 years लेस देन, तो 2 ईयर के बराबर होगी। राजू एज वॉज 2 years लेस देन हाफ हिज ब्रदर एज विच वॉज 20 years, जो कि 20 years थी। 2 years लेस, 6 वर्ष पहले राजू की आयु उसके भाई की आयु के आधे से 2 वर्ष कम थी, तो ये 2 वर्ष कम है, इन दोनों का डिफरेंस 2 years का है। इसके हाफ और जो राजू की एज, इनके बीच का एज कितना है 2 years है। तो हमें बताना है कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 20 - 2x
अपॉन 2 इक्वल टू 4। 20 माइनस 2x इक्वल टू 8। 20 माइनस 8 इक्वल टू 2x। 2x इक्वल टू 12। x इक्वल टू 6। लेकिन हमें वर्तमान आयु बतानी है। ये जो उम्र आई है वो 6 साल पहले की आई है। तो अभी की उम्र अगर फाइंड आउट करनी है तो 6 प्लस 6 12 ईयर्स। कुछ तो गड़बड़ा रहा है। यहाँ पे 2x किया अपॉन 2 इक्वल टू 4 नहीं, इक्वल टू 2 होगा ना। देखिए फिर से इस क्वेश्चन। टू इधर आएगा, माइनस का 2 होगा, इक्वल टू ये x उधर चला जाएगा। एट, x की वैल्यू क्या आएगी 8 ईयर्स। अब ये 6 साल पहले की उम्र है, प्रेजेंट टेंस फाइंड आउट करना है। फोर्टीन ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को कि इसका सही आंसर क्या होगा। अभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए खुद से। इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर क्या होगा।
5 साल पहले मां की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 3 गुनी थी। 5 साल बाद मां की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो आज बेटी की उम्र कितनी है ये हमें बतानी है, मतलब प्रेजेंटेज बतानी है किसकी, डॉटर की। मदर वॉज 3 टाइम्स, देखिए 5 साल पहले की बात हो रही है, एक तरफ डॉटर है एक है मदर, ठीक है। मदर वॉज 3 टाइम्स ऑफ हर एज डॉटर 5 ईयर्स है। 5 साल पहले मां की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 3 गुनी थी। अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें डॉटर की, तो 5 साल पहले D-5 और M-5। 5 साल पहले मां की उम्र बेटी की उम्र से 3 गुनी थी। तो जो मां की उम्र है वो बेटी की उम्र से कितनी है, 3 गुनी हो गई 5 साल पहले। 5 साल बाद मां की उम्र बेटी की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, और 5 साल बाद आ जाते हैं, ये तो प्रेजेंट एज हो गई। 5 साल बाद तो हो जाएगा D+5, मदर की कितनी हो जाएगी, M+5। 5 साल बाद मां की उम्र बेटी की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। बेटी की उम्र से कितनी हो जाएगी, ये 2 गुनी हो जाएगी। ये सिचुएशन बन रही है 5 साल पहले और ये 5 साल बाद। हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, किसकी, डॉटर की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए एक्स वाई आप कुछ भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन में। डी मान लो, एम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 3D -15 इक्वल टू M-5। अगर हम इस 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 3D -M इक्वल टू -5। पहले से ये प्लस का 15 उस तरफ हो जाएगा, तो यानी कि 15 में से 5 गए तो 10। 3D माइनस, अगर हमें मदर की एज फाइंड आउट करनी है यहां से डॉटर के टर्म्स में, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, m को उस तरफ ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा कंप्लीटली 3D -10। मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3D -10। अब हम इस जो मदर की एज है इसकी वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे, 2D + 10, 5 2 10। मदर की एज 3D -10 पुट कर दो डॉटर के टर्म्स में, 3D -10 + 5, तो 3D -5, 2D + 10। 2D को उधर ले जाओ, -5 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 + 5 इक्वल टू 3D - 2D। यहां पे बच गया D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 ईयर्स। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 ईयर्स। तो डॉटर की जो भी प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 15 साल। डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 15 ईयर्स। अगर मदर की प्रेजेंट एज पूछे तो क्या होगा, अगर मदर की प्रेजेंट एज पूछेगा तो 15 3 जा 45 -10 35 हो जाएगा, तो मदर 35 की हो जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करके बताइए।
द सम ऑफ द स्क्वायर of the digit the largest prime number in two digits. The sum of the square of the digits. दो अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के वर्गों का योग क्या होगा? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि टू डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि टू डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप बहुत ही आसानी से जवाब देते हो सर 99, लार्जेस्ट डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर। लेकिन यहां पे पूछा है लार्जेस्ट प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, 1 को छोड़ करके, राइट? तो 99 तो सर 3 से डिवाइड है, तो ये हमारा लार्जेस्ट प्राइम नंबर तो नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। तो सर क्या हम एक नंबर और कम कर लें क्या? 98 को चेक करें क्या सर? सर अगर आप 98 को चेक करोगे, 98 तो 2 से डिवाइड है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। चलिए सर 97 बताइए, 97 को बताइए कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा? सर 97 तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। सर 97 तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब। अब जो क्वेश्चन पूछा है ना, बस उसी को आपको समझना है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट, ये डिजिट में 9 है और 7 है, इनके स्क्वायर का सम। सर इसका मतलब ये होगा कि 81 प्लस 49 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो 9 और 1 ये हो जाएगा 10, कैरी आ जाएगी 1, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 130। तो 130, ऑप्शन नंबर डी 130 विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चंस में हमें अपनी अप्रोच समझनी है, जानने की कोशिश करना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा है और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलें। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के पास नोटबुक और पेन तो जरूर होगा और आप लगातार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ये तो उम्मीद की जा सकती है आप लोगों से। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द नंबर लेइंग बिटवीन 900 and 1000 which when divided by 38 and 57 leaves in each case remainder 23। हर बार में डिवाइड करने पर 23 रिमाइंडर में बच रहा है, 23 रिमाइंडर में बच रहा है। वो नंबर 900 से लेकर के 1000 के बीच में है। ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ऑप्शन से भी एलिमिनेट किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। अगर आप 935 को डिवाइड करो 38 से, 935 को अगर आप डिवाइड करोगे 38 से तो क्या होगा? 935 डिवाइडेड बाय 38, रिमाइंडर आपका नहीं बचेगा, 23 नहीं बचेगा। भी नहीं बचेगा। 962 डिवाइडेड बाय 38,
Find the length between 900 and 1000 which when divided by 38 and 57 leaves in each case remainder 23. एक काम करते, सबसे पहले आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, ऑप्शन से भी डिवाइड करके देख सकते हो। पहला तरीका ऑप्शन से, पहला तरीका क्या है, ऑप्शन से। ऑप्शन से आप डिवाइड करोगे हर एक नंबर को, फिर पता लगेगा। लेकिन हमें चूंकि 38 और 57 दोनों से डिवाइड करके देखना है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। बिल्कुल, तो इसका एलसीएम लिया जा सकता है। कैसे आएगा, 38 और 57 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 3 से करेंगे 38 हो जाएगा, ये तो नहीं, 2 से कर देना। दूसरा तरीका देखिए, 2 से करेंगे तो 2 से हो जाएगा 2 1 जा 19 हो जाएगा, ये 57 तो होगा नहीं। 3 से करेंगे ये भी 19 हो जाएगा, 19 से कर देंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 2 into 3 into 19, 19 6 114 114 114 आ गया। लेकिन हमें ये चेक करना है कि 100 जो 14 है वो 900 और 1000 के बीच में नंबर्स हमें देखने हैं भाई। इसका मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं, 114 का मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं। वन 114 में अगर मैं 9 का मल्टीप्लीकेशन करता हूं, 114 में अगर मैं 9 का मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो ये हो जाएगा 1024। चूंकि 1024 आ रहा है तो ये नंबर तो 1000 और 900 के बीच में आ ही नहीं रहा है, इस नंबर को हम नहीं लेंगे, तो इसके इससे कम मल्टीपल लेंगे। 114 into 8 जज करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 912 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 912, यस 912 होगा, ठीक है 912 होगा। लेकिन 912 तो होगा बट हमें क्या बचाना है, हर केस में 23 बचाना है, तो 23 प्लस कर दो, तो 912 प्लस 23 चूंकि बचना चाहिए हर केस में, तो हो जाएगा 5 3 और 9, 935 विल बी द करेक्ट आंसर। 935 विल बी द करेक्ट आंसर। डिवाइड करने पे आ जा रहा 935, ये करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कॉपी में नोट डाउन करना बहुत जरूरी है भाई। जितने क्वेश्चंस की वैरायटीज करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं क्वेश्चंस। जितनी वैरायटीज आप कर पाओ उतनी बेटर होता, उतना ही बेटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, राम कैन डू इट इन 30 days। बोथ एक साथ काम करते हैं तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा। देखिए टोटल वर्क अगर हमें फाइंड आउट करना है तो दोनों के काम का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्योंकि दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो दोनों को प्लस कर दो भाई। टोटल वर्क में इसको डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा काम कितने दिन में खत्म होगा। ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 50।
इसको कैंसिल आउट कर दोगे, 12 पंजे 60, 12 दिन आ जाएगा आंसर, 12 दिन, 12 days. Option number C will be the correct answer. Option number C will be the correct option. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगले क्वेश्चन के बारे में बात होगी. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे. यस, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, सीख रहे हो, सबसे बड़ी बात क्या होती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. कोई भी क्वेश्चन आपसे तभी बन सकता है जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे. अगर आपने मैथ्स के पूरे लेक्चर्स ध्यान से पढ़े हैं, रीजनिंग के जितने टॉपिक्स अभी तक कराए हैं वो आपने ध्यान से पढ़े हैं, रिवीजन प्रॉपर तरीके से आपका चल रहा है, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता. और ये अप्रोच जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे अच्छा तरीका है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. आपका जो लॉजिक लग रहा है आप वो लॉजिक लगाइए, उससे भी आंसर आएंगे. सभी लोगों के लॉजिक सही होते हैं. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. क्या लिखा है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ना सीखना है. मैं बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. लिखा हुआ है देयर आर 2000 स्टूडेंट इन ए स्कूल. 10% of the students travel school by car, 40% students travel by bus. How many students that school walk to school? कितने लोग पैदल जाते हैं? 10% बच्चे कार से जाते हैं स्कूल. कितने बच्चे? 10% बच्चे कार से जाते हैं. 40% बच्चे, देखिए 10% बच्चे, क्वेश्चन बहुत क्लियर हो रहा है. 10% बच्चे आपके किससे जा रहे हैं भाई? 10% बच्चे तो कार से चले जा रहे हैं सर. आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आप स्कूल कार से जाते हो? मैं तो नहीं गया भाई. चलिए 40% स्टूडेंट्स ट्रेवल बाय बस. 40% स्टूडेंट्स ट्रेवल बाय बस. चलिए अब बताना मुझे कि क्या आप स्कूल बस से जाते हो अपने? कमेंट करके बताना आप मुझे कि आप स्कूल किससे जाते हो, बस से जाते हो कि कार से जाते हो? मैं इन दोनों ऑप्शंस में से नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपनी स्कूलिंग के समय पे ना कार से गया हूं ना बस से गया हूं. साइकिल से जरूर गया हूं, तो यहां पे साइकिल का ऑप्शन है नहीं, है ना. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लिखा हुआ है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ दैट स्कूल वॉक. तो हमें बताना है कितने बच्चे ऐसे हैं जो पैदल जाते हैं भाई. आप बोलोगे सर इसमें साइकिल का तो ऑप्शन दिया नहीं. जो नहीं दिया उसको हम नहीं मानेंगे, जो नहीं दिया उसको हम नहीं मानेंगे. अपना दिमाग नहीं लगाना कि सर मैं तो साइकिल से जाता हूं तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया मेरा. भाई अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग अपने पास रहना. क्वेश्चन में जितना लिखा है वही सत्य है, अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कार और बस का. मतलब हम इस 50% में नहीं आते सर. 100% अगर बच्चे हैं तो कितने बच्चे पैदल जा रहे होंगे? सिंपल सी बात है, 50%, 10 और 5, 50% तो पहले ऐसे निकाल दो सर. यानी कि इस 2000 का, ये तो कार और बस से जा रहे हो. जो बच्चे वाले बच्चे हैं सर 100% में से 40 और 50% बच्चे, 50% बच्चे सर. इसका 50% निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा. बिल्कुल 50% निकाल लो. 50% का मतलब हाफ होता है. सिंपल सी बात है भाई. तो 2000 का 50%, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट. 1000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पैदल स्कूल जा रहे हैं भाई, पैदल जा रहे हैं. साइकिल वालों को ऑप्शन देना है अपने को, बाद में क्वेश्चन दूंगा. अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, इसी क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट कर देता हूं, मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं बदलाव लाता हूं. ठीक है, इसका आंसर तो वैसे 1000 है, करेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बदलता हूं अपनी तरफ से. ऑप्शन मैं आपको देता हूं साइकिल वाला. इस क्वेश्चन में मैं ऐसा बोल देता हूं
कि 10% लोग कार से जा रहे हैं, ठीक है, 40% लोग जा रहे हैं बस से, ठीक है, 10% कार से जा रहे हैं, 40% बस से जा रहे हैं और 15% बच्चे नहीं, 25% बच्चे साइकिल से जा रहे हैं। चलिए साइकिल का ऑप्शन मैं दे रहा हूं, तो आप बताइए अब कि पैदल कितने लोग जा रहे हैं, पैदल कितने लोग जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना आप मुझे कि इसका सही आंसर क्या होगा। कि क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए 10% कार से, 40% बस से, 25% साइकिल से, तो बचे वाले जो लोग हैं वो कैसे स्कूल जा रहे हैं और वैसे कितने लोग हैं। ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको सॉल्व करके बताना है। चलिए 13th नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन। मैं बार बार बोलता हूं यार, क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। एक मनी बैग है, मनी बैग मतलब पैसे का थैला, उसमें 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। इफ द रेशियो ऑफ कॉइन विल बी 4, 3 into, उनका रेशियो दिया हुआ है। द टोटल मनी इन द बैग इज 500। ओके, टोटल जो मनी है वो 500 रुपए की है। अच्छा भाई, तो आपको बताना है कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं उसके अंदर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले तो रेशियो में अगर कोई चीज दी होती है ना, आप ये मान लो कि वहां पे x हमें लेकर के चलना है। क्योंकि यहां पे जो सिक्कों की कैटेगरी है वो 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए की, तो सबसे पहले उन कॉइन्स की कैटेगरी में बना लेता हूं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। कॉइन्स, कॉइन आपके पास में कितने के हैं भाई? 1 रुपए के हैं सर, 2 रुपया भी है सर, 5 रुपए भी है। बिल्कुल क्लियर जवाब आपको मिल रहा है। अब देखिए 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए, अब क्या करें सर? देखिए 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए दिए तो हुए हैं, लेकिन इनका हमें रेशियो भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है रेशियो? ये 4 रेशियो, 3 रेशियो और 2 रेशियो में दिए हुए हैं। इसके मायने सर ये हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये है सर कि अगर इन रेशियो को मैं x मान दूं तो ये हो जाएगा हमारा 4 into 1 4x प्लस 3 into 2 6x प्लस 5 into 2 10x, यानी कि 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के मिलाकर के जो उनकी वैल्यू है वो है सर 500 रुपए की। कितनी है? 500 रुपए की। इसको सॉल्व कर लो जी। 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20x इक्वल टू 500। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 500 डिवाइडेड बाय 20, 500 डिवाइडेड बाय 20। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 500 को 20 से डिवाइड कर देते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। बट क्वेश्चन हमसे किसका पूछा है? क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 2 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी वैल्यू कितनी है। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, उनकी वैल्यू कितनी है? 2 रुपए वाले सिक्कों की वैल्यू कितनी है भाई? 2 रुपए वाले सिक्कों की वैल्यू हमने क्या माना है यहाँ पे? 6x माना है। क्या माना है? 6x माना है, ठीक है। तो 2 रुपए के जो सिक्के हैं उसको हमने 6x माना है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू 25। सर उनकी वैल्यू 150 रुपए की है, उनकी वैल्यू तो 150 रुपए की है, बट सिक्के कितने हैं? 2 रुपए के सिक्के। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ देता आपसे, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछता, तो ये 2 रुपए के सिक्के हैं और 150 रुपए हो रहे हैं, तो आप बताइए कि 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे? सीधा हाफ होगा। 75 सिक्के हैं 2 रुपए के,
तो कितने रुपए बन रहे हैं? 150 रुपए बन रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, आसानी से आपके आंसर्स आने ही आने चाहिए। चलिए जी, ध्यान से आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन? द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd positive integers is 9। कॉन्जिक्यूटिव का नंबर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जो लगातार आते हैं, क्रमागत, क्रम से आने वाली विषम पूर्णांकों का औसत 9 है। 5 ओड नंबर पूछा है भाई। ओड नंबर क्या होता है सर? 1 होगा सर, 3 होएगा सर, 5 होगा सर, 7 होगा सर, 9 होगा। अगर मैं x के टर्म्स में मानूं तो मैं ये कह सकता हूं कि पहला नंबर तो सर हमारा x हो गया, दूसरा x में कितना प्लस करने पर 3 आएगा? तो आप बोलोगे सर x + 2 करने पर आएगा 3। इसके बाद क्या होगा? x + 2 के बाद हो जाएगा x + 4, फिर हो जाएगा x + 6, फिर x + 8। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर मैं इसको x मानूं और यहां पे अगर मुझे 3 लाना है तो +2 करना पड़ेगा, तभी तो 3 होगा x की वैल्यू। यहां पे अगर 1 रख दो, यहां पे अगर 1 रखूंगा तो 2 और 1 3 होगा, सही होगा। यहां पे अगर 1 रखूंगा तो 1 और 4 और 1 5 होगा। यहां पे 1 रखूंगा तो 6 और 1 7 होगा। यहां पे 1 रखूंगा तो 8 और 1 9 होगा। हमसे पूछा है 5 कॉन्जिक्यूटिव, लगातार। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया जिनका जो एवरेज है वो 9 है। इनका एवरेज कितना है? एवरेज हमें दिया हुआ है, चूंकि 9 है इनका एवरेज। तो चलिए सारे नंबर्स को हम देखते हैं कि क्या आ रहा है यहां पे। इन सबको प्लस करते हैं, इन सबको प्लस करते हैं। x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8, 5 नंबर्स का एवरेज है। 5 से डिवाइड कर दिया = 9। 5 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5x हो गया, प्लस 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 = 45। 5x = 45 - 20। सो x की वैल्यू, x 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 5 = 25। x की वैल्यू हो गई 5। x की वैल्यू क्या हो गई? 5। हमसे क्या पूछा? उनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा नंबर तो x ही होगा, इट विल बी 5। द लीस्ट नंबर 5। अच्छा, इसमें से बड़ा नंबर पूछता तो हम x + 8 लेते। तो 5 में अगर हम 8 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर पूछ रहा है तो 5, बड़ा नंबर पूछता तो 13। यानी कि जो हमारा नंबर्स आते जिनका औसत, तो यहां पे नंबर हमारा 5 से शुरू होता। ठीक है, 5 के बाद से 7 होता, 7 के बाद में 9 होता, 9 के बाद 11 होता, 11 के बाद 13 होता। ये 5 नंबरों का क्रम। इनका जो एवरेज होगा वो 9 होगा। क्लियर है? इनका जो एवरेज होगा वो 9 ही होगा। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं।
15th नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अ बस ड्राइवर वांट्स टू ट्रेवल डिस्टेंस 200 किलोमीटर। एक बस का ड्राइवर है जो कि 200 किलोमीटर की यात्रा करना चाह रहा है। ही ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। टेक रेस्ट 3 डिफरेंट होटल्स फॉर 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 45 मिनट्स। उसने अपनी जर्नी को 9 बजे स्टार्ट किया, तो डिस्टेंस तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा? भैया देखो, मैं आपसे पूछूं 40 किलोमीटर की रफ्तार से आप बाइक चला रहे हो क्या? 40 किलोमीटर की रफ्तार से अगर आप बाइक चला रहे हो और 200 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है तो आपको कितना समय लगेगा? सर आपने तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछ लिया हमसे। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो यहां पे अगर हमें टाइम निकालना है तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर। सर आपने तो हमसे टाइम पूछ लिया, तो भैया जो डिस्टेंस है उसमें स्पीड का डिवाइड करोगे तो पता लग जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है। चलिए क्वेश्चन पूछता हूं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 5 मिनट लगते हैं, तो आप मुझे बताओ कि 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? एक क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लगते हैं, तो 1 घंटे में आपसे कितने क्वेश्चन होंगे? सर आप बोल रहे हो सर 12 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपने क्या किया? डिवाइड कर दिया किससे? 60 से। यहां भी हमें वही करना है। डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 200। आपकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है भाई। पांच घंटे लगेंगे सर। 200 किलोमीटर की यात्रा करने में 5 किलोमीटर लग रहा है, सॉरी 5 घंटे लग रहे हैं, किलोमीटर नहीं 5 घंटे लग रहे हैं। लेकिन जो एग्जामिनर है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, वो इतना सिंपल तो पूछेगा नहीं। बदमाश है, तो बदमाश क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ये जो बस ड्राइवर है ना, ये आलसी है, 3 जगह पे रुक रहा है। अगर वो कहीं नहीं रुकता, डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट करता 9 बजे सुबह में अपनी गाड़ी स्टार्ट करता, कहीं भी ब्रेक नहीं देता, कहीं भी रुकेगा नहीं और डायरेक्ट चलते हुए जाएगा, तो सर आप क्या करते? 5 घंटे बाद का समय लिख देते कि सर 9 के बाद 5 घंटे हम उसमें प्लस कर देंगे। सर तो 10, 11, 12, 1, 2, अगर वो कहीं नहीं रुकेगा ना तो 2 बजे पहुंचा देगा जहां आप पहुंचना चाहते हो। अगर वो कहीं नहीं रुकता तो क्या करता? वो 2 बजे आपको पहुंचा देता दोपहर के। अगर सुबह के 9 बजे स्टार्ट हुआ है तो 5 घंटे का समय लेकर के 200 किलोमीटर की यात्रा तय कर देता। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। भैया 9th क्लास में पढ़ रहे हो, 9th क्लास के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, इतने आसान क्वेश्चन तो आप करोगे नहीं। उसने क्या बोल दिया? उसको रेस्ट करना है। भैया बस से जाएंगे, अब अलग अलग होटल में रुकना है उसको। 3 डिफरेंट होटल्स में रुकता है, एक जगह 15 मिनट के लिए। बस से लंबी यात्रा है, लोग उतरेंगे, जाएंगे, है ना? फिर 30 मिनट की यात्रा, फिर 30 मिनट का ब्रेक लिया, फिर से 15 मिनट का ब्रेक लिया। पहले उसने 15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 30 मिनट का ब्रेक लिया, फिर वो 15 मिनट का ब्रेक लिया। इसका मतलब सर सिंपल है, पहले 15 मिनट लिए, फिर 30 मिनट लिए, सर फिर से 15 मिनट लिए। सर इसने तो 60 मिनट और समय ले लिया, मतलब 1 घंटा और समय ले लिया। अगर 1 घंटा और इसमें, मतलब 1 घंटे गाड़ी आपकी लेट पहुंचेगी। आराम किया है ना भाई साहब? तो 2 बजे की जगह आप कितने बजे पहुंचोगे? 3 बजे पहुंचोगे। नॉर्मली पहुंच जाते आप 2 PM पे दोपहर के, लेकिन आपने आराम कर लिया भाई, तो 1 घंटे इसमें प्लस हो जाएगा। तो आपकी बस कितने बजे पहुंचाएगी? 3 बजे पहुंचाएगी।
आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, आई होप कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यान से तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए, अली के पास 320 रुपए हैं। उसने भैया 320 रुपए में से उसका थर्ड फोर्थ घड़ी में खर्च कर दिए। ऑफ द रिमाइंडर ही यूज 1/8 ऑफ द बाय पेन। लो, कर लो बात। पहले तो भैया 320 रुपए थे, उसने उचक करके घड़ी खरीद ली। कितना पैसा खर्च कर दिया? थर्ड फोर्थ। इसका मतलब सर अगर आपसे पूछा जाता कि घड़ी कितने रुपए की उसने खरीदी है, तो क्या आप आंसर दे पाओगे? बिल्कुल आंसर दे दोगे सर। आसान है क्वेश्चन। सर 320 रुपए हैं और 320 रुपए में ही ये आदमी बहुत उचक रहा है, उसको घड़ी खरीदनी है। ये नहीं कि एग्जाम के लिए कुछ नोटबुक वगैरह खरीद ले, नहीं, घड़ी खरीद रहा है। देख रहे हो आप, 320 रुपए कितना खर्च कर दे रहा है? ये थर्ड फोर्थ खर्च कर दे रहा है। थर्ड फोर्थ का मतलब सिंपल है भाई, 3/4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे 8 बार में 80 आ गया। ये बदमाश ने क्या किया, 80 इंटू 3, मतलब देख रहे हो भैया 320 में से 210 रुपए की जे खरीद ली घड़ी। दिखाना है ना उसको, 210 रुपए की घड़ी खरीद ली। लो, अब जो पैसे बचे हैं शेष में से 1/8 हिस्से का पेन खरीदने में खर्च कर दिया। सर 320 रुपए में से 210 रुपए की बंदे ने घड़ी खरीद ली, तो उसके पास में कितने रुपए बचे? उसके पास में बचे 110 रुपए। कितने बचे? 110 रुपए बचे। फिर से नहीं मान रहा है, ये खर्च करने की आदत है। तो 110 रुपए जो बचे उसके पास कितने? 320 में से 110 रुपए बचे हैं। मन में लड्डू फूट रहा है, करे तो करें क्या, एग्जाम पास आ चुके हैं। तो क्या कर रहा है वो भाई? पेन खरीद रहा है। पेन खरीद रहा है, कितना पैसा खर्च कर रहा है? 1/8 खर्च कर रहा है। तो 110 इंटू 1/8 भाई 1/8 खर्च कर दिया इसने बच्चे वाले में से। तो 100 यार 320 में से कैसे गलत कर दिया मैंने मल्टीप्लीकेशन, देख रहे हो आप? यहां पे 240 रुपए आएंगे। 8 3 से 24, 240 रुपए माइनस करोगे, यहां पे 240 रुपए माइनस करोगे तो कितने रुपए बचेंगे? 320 में से 240 रुपए आपको माइनस करना है, तो बचेंगे उसके पास में 80 रुपए बचेंगे ना। 80 रुपए बचे भाई। कितने रुपए बचे? 80 रुपए बचे। अब वो मान नहीं रहा है। 80 रुपए में भी उसको क्या खरीदना है? पेन खरीद रहा है। कितना? 1/8 खर्च करके। तो इस 80 का 1/8 हम निकालेंगे। 80 का 1/8। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, बिल्कुल नंबर कैंसिल वाले ही रहते हैं। 10 रुपए खर्च कर दिए उसने, ये खर्च कर दिया क्या खरीदने में? पेन खरीदने में। आपको बचाना है, बताना है कि उसके पास कितने रुपए बचे हैं भाई, कितने रुपए बचे हैं उसके पास। बचे थे 80 रुपए, 10 रुपए का उचक के पेन खरीद लिया, तो 80 रुपए में से 10 रुपए को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 70 रुपए बचे। कितने रुपए बचे? 70 रुपए बचे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए ध्यान से क्वेश्चन में, क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 320 रुपए थे भाई के पास, सब कुछ उड़ाने, घड़ी और पेन खरीदने के पास कितने रुपए बचे? 70 रुपए बचे। अब आगे चलते हैं।
एक जू में रैबिट और पिजन मतलब खरगोश और कबूतर हैं। द हेड आर काउंटेड, देयर आर 200 एंड लेग्स आर काउंटेड, देयर आर 580, हाउ मेनी पिजन्स आर देयर? अब एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, पैर कितने होते हैं कबूतर के? कबूतर के पैर कितने होते हैं? खरगोश के पैर कितने होते हैं? जल्दी बताओ मुझे। कबूतर के कितने पैर होते हैं? खरगोश के कितने पैर होते हैं? और हेड, सिर कितने होते हैं? यही बताना है। हेड्स काउंटेड देयर आर 200 और लेग काउंट किया जा रहा है तो वो 580 है। मतलब बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक चिड़ियाघर में केवल पैर पैर काउंट हो रहे हैं। क्या? केवल पैर पैर काउंट हो रहे हैं। तो आप बताओ मुझे कबूतर के कितने पैर होते हैं और खरगोश के कितने पैर होते हैं? चल, मतलब अगर हेड काउंट होंगे, हेड मतलब सिर, तो वो 200 हो रहे हैं। तो मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूं सर जो रैबिट है और जो पिजन है इन दोनों के हेड को काउंट करने पर 200 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 200 है। मतलब ऐसा समझो, एक क्लास में लड़कियां बैठी हुई हैं और लड़के बैठे हुए हैं। कोई ऐसा आदमी आ रहा है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, केवल हेड चेक कर रहा है इंसान का और काउंट करके बता रहा है कि 200 लोग हैं। तो ये थोड़ी काउंट करके बता पाएगा कि कौन लड़की है कौन लड़का। लड़के भी बड़े बाल रखते हैं और कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो बॉय जैसे कटिंग करते हैं। मुश्किल है ना पहचानना। ठीक है, तो अब यहां पे हेड काउंट हो चुके हैं, हेड काउंट कर दिया हमने। अब हमें क्या काउंट करना है? सर आपको काउंट करना है लेग। लेग काउंट होने पर 580 हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम लेग को काउंट करेंगे तो आपको भी पता है यार कि जो हमारे खरगोश हैं, खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, 2 पैर नहीं होते हैं पागल। और कबूतर के कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इनको 2p रख दूंगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 580। कितना हो जाएगा? 500। क्या आपको यह बात समझ आ रही है? कबूतर के होते हैं 2 पैर, खरगोश के होते हैं 4 पैर। 2 पैर नहीं होते हैं खरगोश के, खरगोश भगता बहुत तेज है। अब तुमने 2 पैर काउंट कर लिए, गड़बड़ हो जाएगी ना यार। यहां पे 4 लिखना है हमें, 4R। रैबिट के 4 लेग होती है और कबूतर के 2 होते हैं, पिजन। ठीक है, अब हमें पता है कि R प्लस P मिलके 280 है। तो हमें क्या बताना है कि कितने उसमें पिजन है। ठीक है भाई, अभी हम बता लेते हैं। इस क्वेश्चन को या तो इक्वेशन सॉल्व करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, देखो एलिमिनेशन लगाता हूं, सबसे पहले एलिमिनेशन लगाता हूं, फिर देखो कैसे होगा क्वेश्चन। अगर मैं इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं, अच्छा देखो चूंकि पिजन निकालना है ना आपको, देखो पिजन फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली पिजन निकालना है तो 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दो ऊपर वाले नंबर में। तो ये हो जाएगा हमारा 4R, ये हो जाएगा 4P और ये हो जाएगा 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 800। इसका मतलब ये ऐसा हो जाएगा 4R प्लस 4P इक्वल टू 800 और ये हो जाएगा 4R प्लस 2P इक्वल टू 580। एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा आपने, मैथ्स मैंने पढ़ाई है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। ये माइनस और ये माइनस, भाई साहब ये हो जाएगा कैंसिल। 4p और 2p, 4 में से 2p को माइनस करोगे आएगा 2p। 800 में से 580 को माइनस करोगे 10 में 0 हो जाएगा यहां पे, करेक्ट। 10 में से 8 माइनस करोगे, 10 में से 8 माइनस करोगे 2 होगा, ठीक है ना। और 7 में से 5 माइनस करोगे 2 हो जाएगा। p की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 220 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 110। p की वैल्यू क्या हो जाएगी 110, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 110।
ऑप्शन नंबर सी सही है, पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, आप यहां पे सोचने का तरीका चेंज कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो। सर आपने हमें बताया कि रैबिट प्लस पिजन के जो हेड मिल करके हो रहे थे 200 हो रहे थे, बिल्कुल सही बोला सर आपने। दूसरी चीज ये सर रैबिट के 4 पैर होते हैं, सर कबूतर के 2 पैर होते हैं पिजन के, और इन दोनों को गिना गया है तो 580 हो रहे थे टोटल। सर यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल लिया जा सकता है। 2 कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या होगा? यहां से अगर 2 कॉमन ले लूं तो क्या होगा? यहां पे बचेगा 2r, ठीक है, 2r बचेगा, ठीक है। ओके 2r प्लस p इक्वल टू 580। 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बचेगा? 2r प्लस p इक्वल टू 580 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 290 आ गया। मतलब 2r प्लस p इक्वल टू 290 आ गया। सर मुझे पिजन फाइंड आउट करना है, बिल्कुल p की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 200 माइनस r पुट करोगे यहां पे, ये हो जाएगा 2r प्लस 200। आपको पिजन फाइंड आउट करना है तो r की वैल्यू पुट कर दो, 200 माइनस p पुट करो यहां पे। ये है, यहां से अगर r की वैल्यू फाइंड आउट करना है 200 माइनस p हो जाएगा, 200 माइनस p प्लस p इक्वल टू 290। सब्स्टिट्यूशन मेथड, 400 प्लस 400 माइनस 2p प्लस p इक्वल टू 290। ये कितना हो जाएगा? p 400 में से ये 290 इधर आएगा, 290 इक्वल टू हो जाएगा p, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। आपको जो तरीका अच्छा लगता है, एलिमिनेशन अच्छा लगता है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूट करना अच्छा लगता है, वैल्यू पुट करना अच्छा लगता है, इससे आंसर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए 18th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। Ramesh got some mangoes amongst which the ripe ones were 3 times of raw ones. रमेश को कुछ आम मिले जिसमें कुछ पके आम थे और जिनमें पके आम कच्चे आमों से 3 गुने थे। जो आम पके हुए थे वो कच्चे आमों से 3 गुना थे। यदि कुल 68 आम मिले तो उसमें से कितने कच्चे थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कच्चा सा क्वेश्चन, कच्चे आमों का। हमने ये मान लिया है इस क्वेश्चन में कि जो राइप मैंगो है वो x है। क्या? जो राइप वंस है उसको x मान लिया, और जो रॉ है वो 3 टाइम्स है। इसका 3 टाइम्स है, 3x। अब ये दोनों मिल करके यानी कि x प्लस 3x मिल करके कितने हैं टोटल? 68 है। कितने हैं? 68 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये 68। क्लियर है? 68 है ये। अब यहां से 4x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 4x इक्वल टू 68, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 68 अपॉन 4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। नहीं, x की वैल्यू आएगी यहां पे 17 आएगी ना। 17 4 जा 68 होता है। 17। हमसे क्या पूछा है? कच्चे आम कितने थे भाई?
कच्चे, तो कच्चे आमों की संख्या अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो 17 होंगे, और क्या 17 ही तो है, राइप को ही तो हमने माना था, ठीक है 68। सत्रह वो थे और 51 वो थे पके, पके आम, कच्चे आमों की, कच्चे आम पूछा है ना, कच्चे 17 थे, पके 51 थे, 17 आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात कर कि 19 वाले क्वेश्चन का सही आंसर, पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो भाई। एक रिटेल की शॉप है, उसमें 54 अलमारियां हैं। कितनी अलमारियां हैं? 54 अलमारियां हैं। 28 ईच कपबोर्ड 28 racks, each racks 10 box were kept, each box 4 sort were packed। एक खुदरा दुकान में 54 अलमारियां थी, प्रत्येक अलमारी में 28 रैक बने थे और हर एक रैक में 10 बक्से रखे गए थे और हर एक बॉक्स में 4 शर्ट पैक की गई थी और एक दिन में 500 बक्से बेचे गए और 250 बक्से खरीदे गए। भैया कितनी शर्ट थी? ओके चलिए भाई, क्या हुआ? 54 54 28 रैक्स, 10 बॉक्स और उन 10 बॉक्स में रखे 4 शर्ट। पता है टोटल शर्ट कितनी हो गई? इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 54 28 और 10, 54 28 और 10, एक काम करते हैं, शर्ट का लास्ट में कैलकुलेशन निकाल लेंगे, जो भी रहेगा ना उसमें हम 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि उसमें बेच भी रहा है, वो 4 शर्ट पैक करा है, इतने बॉक्स रखे गए थे ना और हर बॉक्स में 4 शर्ट पैक करी, तो पहले हम नंबर ऑफ बॉक्स फाइंड आउट कर लेंगे तो पता लग जाएगा आसानी से कि कितनी शर्ट थी। इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 54 मल्टीप्लाइड बाय 280, क्लियर है? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 54 का 280 में, 54 मल्टीप्लाइड बाय 280, 15120। ये बॉक्स इतने बॉक्स है भाई। अब बोल रहे हैं कि एक दिन में 500 बॉक्स बेचे गए और 250 बॉक्स खरीदे गए। इसका मतलब क्या हुआ? 500 बॉक्स बिके और 250 बॉक्स खरीद लिए, तो नंबर ऑफ बॉक्स कितने बचे ये देखना पड़ेगा हमें। ये बॉक्स हो गए। अब 15120 में से 500 बॉक्स बेचे गए, 500 बॉक्स बेचे गए प्लस 250 बॉक्स खरीदे गए, यानी कि अब हमारे पास में जो फाइनल बॉक्स निकल करके आए हैं वो कितने होंगे? वो होंगे 14,870 बॉक्स, 14,870 बॉक्स। हमें बॉक्स नहीं पूछा है, उस दिन कितनी शर्ट थी ये पूछा है। तो भाई शर्ट एक बॉक्स में 4 है, इस 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा। 14870 में 4 का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। $59,480 शर्ट्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। पहले हमने बॉक्स निकाले, एक बॉक्स में चूंकि 4 शर्ट्स पैक थी,
लास्ट में हमसे पूछा था कि 500 बिक गई है, 250 और खरीद ली गई हैं। तो 500 बेचा है तो माइनस कर दिया, 250 खरीदा है तो प्लस कर दिया। फाइनल बॉक्स हमारा 14,870 आया था, 14,870। 4 से हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, 4 से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर हमारा ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In a row, 25 trees are planted the equal distance from the each other. The distance between first and 25th is 30 meter. Distance third and 15th tree का कितना होगा? टोटल पेड़ कितने हैं? टोटल पेड़ है 25। टोटल पेड़ कितने दिए हुए हैं? 25। तो टोटल ट्रीज 25 ट्रीज दी हुई टोटल। अब हमें देखना है कि डिस्टेंस टोटल कितना हो रहा है। टोटल डिस्टेंस है 30। मतलब मान लो यहां पे पेड़ है पहला, दूसरा पेड़ यहां पे, ऐसे ये पहले नंबर का पेड़ है, ये दूसरे नंबर का पेड़ है। ऐसे ही जो 25वें नंबर का पेड़ है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 है। बट हमें ये चेक करना है कि हर बराबर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो एक पेड़ के बीच का डिस्टेंस कितना है? एक दो पेड़ों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? ये दो पेड़ों के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमें ये फाइंड आउट करना, कहीं से फाइंड आउट करना। डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज कितना हो जाएगा? टोटल है 25, टोटल है 30। गलत हो गया। टोटल 25 है और हमारा ये 30 है टोटल डिस्टेंस, एक को छोड़ देंगे तो 24, करेक्ट। तो हो जाएगा 1.5 नहीं 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, दो का डिस्टेंस। देखो यहां पे 24 क्यों आया, इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं। समझना ध्यान से। मान लेते हैं पहला पेड़ यहां पे है और जो 25वां पेड़ है वो यहां पे है। पहला पेड़ यहां पे है, 25वां पेड़ यहां पे है, तो जो दूसरा पेड़ होगा वो कहां होगा भाई? यहां होगा। तीसरा पेड़ होगा वो कहां होगा? यहां होगा। चौथा पेड़ इसी तरीके से, पांचवा इसी तरीके से, छठवां। तो जो दो पेड़ों के बीच का डिस्टेंस है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे जब हम काउंट करेंगे तो ये 24 होंगे। ये दो पेड़ों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 24 होगा। अब
हमें ए दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो 30 में से 24 को डिवाइड करेंगे, 1.25 मीटर आएगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे तीसरे पेड़ का और 15वें पेड़, मान लो यहां पे 15वां पेड़ है, उसके बीच का डिस्टेंस पूछा है, थर्ड और 15। तो उसमें कितने होंगे, 3 और 15वें के बीच में 15 में से 3 माइनस कर दो तो 12 होंगे, क्योंकि 24 पहले और 25 में से 1 माइनस कर दिया, 24 बचे थे, तो 15 में से 3 को माइनस कर दो, 15 में से 3 को माइनस करोगे 12 आएंगे, 12 का मल्टीप्लिकेशन कर दो 1.25 में, बस 12 का मल्टीप्लिकेशन 1.25, वन 500 होगा, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 15 मीटर। कितना हो जाएगा, 15 मीटर आंसर होगा इसका, 15 मीटर आंसर होगा। क्योंकि पहले और 25वें के बीच जो हमारे डिस्टेंस 24 बॉक्स ये थे, इनके बीच दो पेड़ों के बीच का डिस्टेंस, ऐसे ही तीसरे और 15वें के बीच में 15 में से 3 को माइनस करेंगे 12 आएगा, दो पेड़ों के बीच का जो डिस्टेंस है 1.25 है, 12 में 1.25 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15.000 आएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 15 मीटर जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब 21st वाले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है 21st वाले क्वेश्चंस में। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, सॉल्व करने की कोशिश करिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा है, नंबर इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 9। अ नंबर इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 9, यानी कि ये नंबर 5 से बड़ा है तो 6, 7 और 8 होगा, 9 से छोटा है, बट लेस देन 9 एंड ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 11। ग्रेटर देन 7 मतलब 8, 9 और 10। तो नंबर क्या है भाई, कंडीशंस देख लिया हमने, दोनों में क्या मैच कर रहा है, 8। 8 विल बी द करेक्ट आंसर। 8 ही वो नंबर है जो 5 से बड़ा है, 9 से छोटा है, 7 से बड़ा है और 11 से छोटा है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। चलिए 21st वाला क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे, फिर इस मैथमेटिकल रीजनिंग के चैप्टर्स को हम क्लोज कर देंगे, राइट। 2 से 3 क्वेश्चंस और करते हैं, दैट इज अ फाइनल। क्लास में बहुत लंबी हो रही है हमारी। चलिए, a man takes 6 kilometer distance to go around and rectangular area. If the area of rectangle is 2 kilometer, find the difference between length and breadth. देख रहे हो, ये जो हिंदी है ना इसको भूल जाओ, ये गलत होगी। कभी कभी टीम हमारी गलत कर देती है क्वेश्चन को टाइप करते समय, तो इसको फोकस नहीं करना है। अब काफी लोगों को फोकस पता है इसी पे होगा, गलत क्या लिखा है भाई। आपके सामने क्वेश्चन है ना, उस पे फोकस करो और जो ऑप्शन है उस पे फोकस करो। मैं एक बार आंसर ऑप्शंस भी चेक कर लेता हूं, कहीं ऑप्शन गलत तो नहीं हो गया है। 0.5, 1, 0.75 एंड 2 सही है, ऑप्शन सही है, राइट। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा, बस उसके बाद ओवर हो जाएगा। 6 किलोमीटर go around a rectangular area. If the area of rectangle is 2 kilometer, area of rectangle कितना है, 2 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ एक रेक्टेंगल है, ठीक है, सिक्स किलोमीटर डिस्टेंस टू गो अराउंड। इस रेक्टेंगुलर एरिया के 6 किलोमीटर घुमा उसने, मतलब जो पैरामीटर है वो हमें
इसकी अगर हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो 2x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6, यानी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आएगी 3। क्लियर है? अब आगे में क्या है? आगे क्वेश्चन में ये है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 2 किलोमीटर, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2। तो हमें बताना है लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का डिफरेंस। हमें x माइनस वाई फाइंड आउट करके बताना है। चलिए यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 3 माइनस वाई हो जाएगा, तो यहां पे लिख देते हैं 3 माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। 3y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। इक्वेशन को सही करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। इस y स्क्वायर को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, करेक्ट। 3y को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो, 2 चूंकि उधर ही है तो ये प्लस का 2 है, ठीक है। हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको प्लस या माइनस करने पर 3 आ जाए। 2 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस या 2 और 1 होगा, तो y स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2y माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या होगा ये? y को कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2 माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। y माइनस 1 और y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। y की वैल्यू 1 और 2 आ जाएगी। हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर हमारा जो लेंथ है फाइंड आउट अगर उसको करना है, तो अगर y की वैल्यू 1 रखूंगा, अगर y की वैल्यू 1 रखूंगा तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? y की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 2 रख दूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है 2 माइनस 1, अगर 2 इसको लेंगे तो y को 1 लेना होगा। 2 माइनस 1 डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर का, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर। x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्लियर है? 1 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी और उसी को ही हमने सॉल्व किया। यहां पे भी आप अपना लॉजिक लगा सकते हो कि ऐसा नंबर जिसको प्लस या माइनस करने पर, ऐसा नंबर, ऐसा फैक्टर जिसको मल्टीप्लिकेशन करने पर 2 आए, तो 2 इंटू 1 और 2 प्लस 1 3 आए, यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, करेक्ट। चलिए ये है लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। द एवरेज एज ऑफ 25 सोल्डर इज इन ऑफिस इज 30 ईयर। तो टोटल अगर हम एज फाइंड आउट करेंगे तो 25 में 30 का हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो टोटल एज हमें पता चल जाएगी 750। इफ द एज ऑफ मैनेजर इज 8, अगर इसमें हम मैनेजर को हम मान लेते हैं x, उसमें ऐड कर दिया जाए 750 में मैनेजर की एज को अगर प्लस कर दिया जाता है तो एवरेज एज जो है, जो एवरेज एज है वो कितनी हो जाती है? 31 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 31 हो जाती है। अच्छा, अब टोटल लोग कितने हो गए? पहले थे 25 लोग, मैनेजर भी ऐड हो गया तो टोटल 26 हो गए। हमें बताना है कि मैनेजर की एज क्या है। क्योंकि मैनेजर को हमने ऐड किया, टोटल पहले 25 लोग थे तो
उनका 750 था, मैनेजर भी आ गया तो 26 हो गए, टोटल 26 का डिवाइड कर देंगे, पता लग जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 750 प्लस वो मैनेजर, एक्स नहीं माना मैंने, एम मैनेजर को एम ही मान लिया है, और ये हो जाएगा 31 में 26 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 750 प्लस वो मैनेजर और ये 26 का मल्टीप्लीकेशन कर दो। 26 में हम 31 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 806 हो जाएगा। मैनेजर की एज कितनी हो जाएगी? सेवन 750 को माइनस कर दो, हो जाएगा 6, 10 में से 5 के तो 56 ईयर्स। तो जो मैनेजर है वो 56 ईयर का, 56 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। 806 में 750 को माइनस करने पर 56 ईयर्स आएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और आगे का जो चैप्टर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे क्यूब एंड डाइस के बारे में, करेक्ट। जो भी बच्चे हमारे कोर्सेस को अवेल करना चाहते हैं वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर्स पे आपको सर्च करना होगा TMD एकेडमी, वहां पे कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, जिस कोर्स के थ्रू आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी टाइम है आपके पास में, कोर्सेज को अवेल करिए, सारे कोर्सेज देखिए, वीडियोस, नोट्स और टेस्ट सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा। कोई डाउट है तो इसके लिए मेंटरशिप भी आपको दी जाती है। आपको पता है ये हम चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए आगे क्यूब एंड डाइस के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, कैसे तैयारी करनी है सर, या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए भी अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसमें कैसे तैयारी करने, कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। कॉल करके आप कंप्लीट डिटेल भी ले सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको गूगल पे जाना है या स्कैन भी कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के लिए वहां पे सारी चीजें आपको मिलेगी। इसके अलावा आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ जाते हो। अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ते हो तो कोई भी कोर्सेज परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारे कोर्सेज आपको मेंटरशिप में फ्री दिए जाते हैं, चाहे आप जिस भी चीज की तैयारी करते हो। इवन आप 10th क्लासेस की भी प्रिपरेशन करोगे तो 10th क्लासेस के आपको कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा आप मेंटरशिप से जुड़ते हो तो 1 साल के लिए आपको कंप्लीट मेंटरशिप दी जाती है, जिसमें आपके सारी चीजें, आपका सिलेबस का एनालिसिस, आपका टेस्ट, आपके डाउट क्लियर, आपके टास्क प्लान, आपकी डे वाइज ट्रैकिंग, आपके जो वीकली प्लानर होता है वो, और ये 1 to 1 होगा, 1 to 1 होता है इसमें। बस आपको कुछ नहीं करना, किसी भी चीज की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, आपके जो एकेडमिक्स हैं उसकी तैयारी करना चाहते हो, टेस्ट, या फिर आगे चल करके आप फाउंडेशंस अपना तैयार करना चाहते हो IIT JEE के लिए, उसके लिए भी आप हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ नहीं करना, मेंटरशिप के लिए इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। मेंटरशिप अगर आप ले लेते हो तो कोई भी कोर्सेज करने, परचेस करने की जरूरत नहीं है, आप इसके अंदर सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much. मिलते हैं अगले लेक्चर्स में जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्यूब एंड डाइस के बारे में।